गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19, 20 और 21। तो ये लास्ट वीडियो होने वाला है रिवीजन का, जिसमें आप लोगों के एसएससी के सभी चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19 से 19 है गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन। तो बजट क्या होता है इसमें हम लोग जानेंगे, और टैक्स टैक्स क्यों ज़रूरी है ये हम लोगों ने देखा था। टैक्स कितने टाइप के होते हैं इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बनता है, चाहे भाजपा गवर्नमेंट बने, कांग्रेस गवर्नमेंट बने, कोई भी जब सरकार बनती है तो सरकार के ऊपर क्या होती है, जिम्मेदारी रहती है। जिम्मेदारी क्या होती है कि जो भी पब्लिक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, आप लोगों को बताएं कि जो भी जनता है, जो पब्लिक है, उसी का रूल है, बस गवर्नमेंट उसका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक का वेलफेयर का, उसके पब्लिक के फैसिलिटी का ध्यान रखना। जैसे पब्लिक के लिए क्या क्या फैसिलिटी देना होता है, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, खाना हो गया, या बहुत सारे एजुकेशन हो गया, पब्लिक वेलफेयर स्कीम हो गई, योजनाएं चलानी होती है, लोगों को जॉब देना होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में मनरेगा जो है, मनरेगा जिसको हम लोग रोजगार गारंटी भी बोलते हैं, इसमें सरकार क्या करती है, 100 डेज का लोगों को जॉब गारंटी देती है ना। इसमें तालाब गहरीकरण हो गया, या कैनाल्स बनाने का ये हो गया, है ना, नहर बनाना हो गया, रोड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे काम इसके माध्यम से गांव में चलाई जाती है। मनरेगा का फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल 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 मतलब क्या हो गया, ग्रामीण, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट मतलब वही रोजगार, तो गारंटी एक्ट। अब ये जो जो है 2005 में आया था मनरेगा जो है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पीडीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोगों को जो खाना पहुंचाने के लिए हम लोग देखते हैं, जो राशन की जो दुकान रहती है, इसको भी हम लोग क्या होते हैं, कम कम लो प्राइस में लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप जो है गवर्नमेंट के द्वारा खोले जा रहते हैं। इसको जो है चैप्टर नंबर 20 में और डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। फिर एक जो है आप लोगों को संस्था का नाम ध्यान रखना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फसाई। बहुत सारी इसमें आप लोगों को छोटे छोटे फुल फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे, तो ये फुल फॉर्म 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फसाई क्या होता है, FSSAI, है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, या जो भी पैकेज्ड फूड है ना, जो पैकिंग में आता है, जैसे चिप्स हो गया, मिक्सचर हो गया, बिस्किट हो गया, जितने भी प्रकार के पैकेजिंग जो आते हैं, पैकेज्ड फूड आइटम, इन सबको उसका स्टैंडर्ड और वो सेफ है हमारे खाने के लिए नहीं है, उसको देखने का काम, उसको चेक करने का काम किसका रहता है, फसाई का रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। आप लोग जब कुछ भी पैकेट वाला सामान देखते हो, तो उसमें लिखे रहता है कि वो कब बना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया, या उसका एक्सपायरी डेट लिखे रहता है ना। तो ये सब भी आप लोग जो है, और कहीं कहीं पर रेड कलर का मार्क रहता है जो नॉनवेज वाला चीज़ है, और ग्रीन कलर का मार्क रहता है जहाँ पर वेज वेजिटेरियन चीज़ है। तो ये सब चेक करने का काम किसका रहता है, फसाई का रहता है, है ना, FSSAI। तो ये सब फुल फॉर्म ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं बजट के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बजट जो है आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इससे पहले आप लोगों को जो लोग पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है उसमें बताए थे कि गवर्नमेंट के पास में क्या होता है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कितने होते हैं, 3 सेशन होते हैं। पहला क्या होता है, यही बजट सेशन होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, आप लोगों को बताए थे मानसून सेशन। थर्ड बताए थे विंटर सेशन। तो इसी समय में क्या होता है, पार्लियामेंट में जो हमारे मंत्री हैं वो बैठते हैं, डिबेट डिस्कशन करते हैं, नियम कानून बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो बजट सेशन ही आता है, जो बताए थे फरवरी से अप्रैल 2 महीने चलता है लगभग, है ना, फरवरी से अप्रैल 2 महीने, और सबसे लंबा यही जो बजट जो सेशन है ये चलता है। अब इसमें बजट क्या चीज़ होता है, इसमें होता क्या चीज़ है, बजट बनता कैसे है, तो इसको आपको एग्जांपल से बताया था कि यह हमारे घर का एग्जांपल होता है कि हमारे घर में क्या होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, हम लोग होते हैं। तो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, कुछ कमाई कर रहे हैं, है ना, कुछ उनका इनकम है, कमा के ला रहे हैं, खेती किसानी से कमा रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ से इनके पास में कुछ पैसा आता है, मान के चलो 10,000 20,000 जो भी कमा रहे हैं। अब इसके बाद ये तो कमा कर ला लिए, इसके बाद हमारे घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, पढ़ाई का खर्च, हमारे घर में जो राशन पानी सब्जी भाजी का खर्च हो गया, कोई मोबाइल, है ना, कोई गाड़ी वाड़ी लेना है, या कुछ भी लेना है, कपड़े लेना है, तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो यही जो होता है,
इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है मम्मी पापा के द्वारा डायरी में लिख कर या कहीं पर नोट करके, या फिर नहीं भी लिखे हैं तो वो उनके माइंड में कैलकुलेशन रहता है कि इतना हमारा इनकम है और इतना हमारा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो सरकार भी क्या करती है, यही सरकार के भी क्या 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 होते हैं, कुछ कमाई होता है, सरकार के भी कुछ कमाई होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमाई को रेवेन्यू बोलते हैं इंग्लिश में ना। और इस सरकार का भी क्या होता है, कुछ खर्च होता है, खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो सरकार भी अपने कमाई और खर्च का क्या करता है, एक अकाउंट, एक रिकॉर्ड बना के रखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, एक अकाउंट या रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का, जिसमें वो अपने रेवेन्यू का यानी कि कमाई का और अपने एक्सपेंडिचर का यानी कि अपने खर्च का रिकॉर्ड रखता है। अब गवर्नमेंट का क्या क्या खर्च हो जाता है, तो बताए हैं आप लोगों को कि यही लोगों को क्या करना है, लोगों को फैसिलिटी देना है, जैसे फूड हो गया, लोगों को फूड देना है, एजुकेशन देना है, हेल्थ हेल्थ जो है उस पे खर्चा, हॉस्पिटल पर खर्चा, सरकारी जितने भी स्कूल्स हो गए, है ना, सरकारी हॉस्पिटल्स, सरकारी जो डॉक्टर्स हो गए, तो ये सब का पैसा कौन देता है, सरकार देती है। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, तो ये सर सब क्या है, रोड बनाना हो गया, डेवलपमेंट है, ये सब में क्या लगता है, पैसा लगता है, तो सरकार के अकाउंट से पैसा जाता है। तो यही सब सरकार की क्या है, खर्च है। जो है जितने भी जॉब कर रहे हैं, जो आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, ये सबको भी पैसा देना है, तो ये सब सरकार के खर्च होते हैं। अब बात आता है कि सरकार के पास में कमाई से फिर पैसा कहाँ से आता है, तो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास में टैक्स से। तो जो टैक्स हम लोग देते हैं, जितने भी हम लोग सामान वगैरह लेते हैं, उससे भी सरकार के पास में टैक्स जाता है। या जो इनकम टैक्स है, जो कमाते हैं, उस पर भी क्या लगाती है सरकार, टैक्स लगाती है। तो उसी से गवर्नमेंट के पास में क्या आ जाता है, पैसा जाता है, और उसी पैसे को फिर ये सब योजनाओं में खर्च करती है। तो यही सब का जो रिकॉर्ड है, इसी को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। अब बजट को पास कौन करता है, तो जैसे देखो घर में क्या होता है, घर में क्या होता है, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, है ना। तो पापा तो क्या होता है, मान के चलो कमा कर लाते हैं, मम्मी भी कमा रही है ना, तो लेकिन मम्मी क्या होती है, घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती है, वित्त मंत्रालय, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय मम्मी के हाथ में रहता है, पापा भी ला कर रहा है तो मम्मी को दे रहे हैं। अब मम्मी डिसाइड करती है कि कहाँ कहाँ खर्च करने हैं, है ना। तो फिर पापा को बोल देती है कि वो क्या है, हमको ये सब क्या करना है, ये खर्च है, ऐसे करके। तो पापा बोल देते हैं ठीक है। अब पापा के पास इतना पावर तो नहीं है कि मम्मी को मना कर दे। तो ये सब क्या होता है, वैसे ही क्या होता है, जो बजट को पार्लियामेंट में पास कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर पास करती है ना। फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, निर्मला सीतारमण है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो वित्त मंत्री जो है, इसको बजट में पेश करती है, सबके सामने रखती है कि हमारा ये खर्च होने वाला है इस साल में, ऐसे करके, है ना। और ये हर साल बजट जो है पेश किया जाता है, जैसे 2023-24 के लिए पेश किया जाएगा। तो ये जो है वो अप्रैल से लेकर फिर मार्च तक जो है इसका सेशन रहता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक। मार्च 24 में फिर से, अप्रैल 24 में, 2024 में फिर से नया बजट आएगा 24-25 के लिए। इसके बाद क्या होता है, बजट जो है उसको अप्रूवल पास कौन करता है, तो पार्लियामेंट करता है ना। अगर केंद्र में है तो क्या करेगा, यूनियन में पार्लियामेंट करेगा। और अगर राज्य में हम लोग देखेंगे तो विधानसभा उसको क्या करता है, पास करता है, मतलब मंजूरी देता है कि हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च करने के लिए आपको, वित्त मंत्री को क्या कर रहे हैं, या सरकार को हम लोग क्या कर रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा बजट था। इसके बाद आता है टैक्स। अब सरकार के पास में क्या होता है, सरकार का कमाई का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू क्या है, टैक्स है। सरकार के पास में टैक्स से ही पैसा जाता है, उसी पैसे को वो क्या करता है, अलग अलग जगह पर खर्च करता है। तो सबसे पहले क्या आता है, टैक्स कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये दोनों, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और इनके क्या क्या टाइप्स है वो बताएंगे। इन दोनों में डिफरेंस मेनली क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे देखो, अगर मान के चलो सरकार क्या कर रही है, इस आदमी के ऊपर टैक्स लगा रही है, ये मान के चलो ये सोनू है और दूसरा ये क्या हो गया, मोनू। तो सरकार जिसके ऊपर में टैक्स लगा रही है, सोनू के ऊपर टैक्स लगा रही है, तो सोनू ही उसको भुगतान कर रहा है, सोनू ही उसको पे कर रहा है। तो ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन अगर सरकार जो है सोनू के ऊपर टैक्स लगा रही है, लेकिन उसको कौन पे कर रहा है, मोनू पे कर रहा है, या कोई दूसरा बंदा पे कर रहा है, या फिर कोई और पे कर रहा है, तो इसको क्या हो गया, डायरेक्ट इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन इसको ये पे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, कोई दूसरा आदमी क्या कर रहा है, उसका आके भुगतान कर रहा है, पे कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बोल देंगे। क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट टैक्स के टाइप क्या क्या होते हैं, तो इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। इनकम टैक्स जो हमारे कमाई पर लगाया जाता है, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, है ना, इनके जो कमाई है, इस पर जो लगने वाला जो टैक्स है, कमाई पर जो लगता है, इनकम पर जो लगता है, इसी को बोलते हैं इनकम टैक्स। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, तो ये बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, है ना, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर जो लगने वाला जो टैक्स है, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट होता है, वो जो खर्च होता है वो करोड़ों में होता है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं ना, तो सरकार को ये भी टैक्स देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स।
अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो पहले इनडायरेक्ट अलग अलग बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। फिर 2017 में क्या किया मोदी गवर्नमेंट जी ने, क्या किया, इसको सबको मिला के एक टैक्स बना दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी। अब जीएसटी क्या है इसके बारे में आगे देखते हैं। जीएसटी को का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। क्या है इसका फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो जिसके ऊपर में लगाया गया है ये उसको वो नहीं पे करता है, कोई दूसरा आदमी पे कर रहा है। जैसे इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, हम लोग कोई बिस्किट लिए, कोई कपड़ा लिए, क्लॉथ लिए, या फिर हम लोग कोई मोबाइल रिचार्ज कराया, या हम लोगों ने कोई ज्वेलरी लिया, सामान लिया, या सिनेमा देखने गए, तो सरकार क्या करता है, सरकार हमारे ऊपर में टैक्स नहीं लगाया, ये तो दुकानदार के ऊपर में टैक्स लगाया है, जो दुकान का मालिक है उसके ऊपर में टैक्स लगाया है गवर्नमेंट जो है। लेकिन वो उसको पे कर रहा है क्या, नहीं, लेकिन उसको तो कौन पे कर रहा है, जनता पे कर रही है ना। तो लगाया तो दुकानदार पे था, लेकिन पे उसको कोई दूसरा कर रहा है, यानी कि जनता कर रही है। तो यही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो जीएसटी जो है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स है। अब जीएसटी के बारे में और कुछ कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे पहले बताया आप लोगों को कि पहले अलग अलग टैक्स हुआ करता था, सेल टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स है। फिर सर्विस टैक्स होता था, फिर एक्साइज ड्यूटी होता था, कस्टम ड्यूटी होता था, अलग अलग टैक्स होते थे। इन सब को हटा के मोदी सरकार ने वन नेशन वन टैक्स का रूल अपनाया, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, एक टैक्स ला दिया कि ये सब का झंझट खत्म करो, अलग अलग टैक्स नहीं देना है, एक ही टैक्स देना है। अब उसी को बोल दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसका अलग अलग स्लैब भी बांटा गया है, ये उतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जैसे हर एक चीज़ अलग अलग सामान रहता है, जैसे कि पढ़ाई का सामान हो गया, किताब कॉपी हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सब जरूरत सामान है, खाने पीने का सामान हो गया, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत सामान है, जो नीड्स के हमारे बेसिक जो नीड्स है उस चीज़ का सामान है, तो उस पे 0% टैक्स लगता है। जैसे मेडिसिन वगैरह हो गया, उस पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है मान के चलो एक प्रकार से। फिर उसके बाद जो छोटे मोटे सामान है उस पे 5%। और जैसे जैसे लग्जरी बढ़ते जाता है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ते जाता है। जैसे आराम की चीज़ें, एसी, कूलर, फ्रिज, और जो भी हम लोग हाई चीज़ देखेंगे उसके ऊपर टैक्स बढ़ते जाता है। तो यही क्या हो गया हमारा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसके बाद जैसे इसको और एक समझ सकते हो कि पहले अलग अलग टैक्स कैसे, जैसे मान के चलो एक कपड़ा बनता है, तो कपड़ा बनने के लिए क्या होता है, हमको रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कॉटन का बन रहा है तो कॉटन लाएंगे, फिर उस पर सिलाई बुनाई कढ़ाई करेंगे, तो फिर उसके बाद उसका कपड़ा बन जाएगा। कपड़े को पैकिंग पैकिंग करेंगे और बेचेंगे। तो जब लाया तो इसका वैल्यू बहुत कम था, तो ये कम में बनेगा। मान के चलो 500 रुपये का कपड़ा है, तो सबसे पहले लाए तो इसको 100 रुपये पड़ा, फिर इसमें हम लोगों ने प्रोसेस किया तो ये 200 का हो गया, फिर इसको पैकेजिंग की और ये सब किए तो इस पे क्या हो गया, मान के चलो ये पूरा 400 का बन के रेडी हो गया। फिर इस पे सरकार क्या कर रही है, और अलग से टैक्स लगा रही है, सेल टैक्स, तो ये मान के चलो 500 का रेडी हो गया। तो ऐसे अलग अलग टैक्स रखते थे, उसी को हटाकर जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया गया। अब हम लोग देखते हैं, एक आप लोग को ध्यान रखना है, एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कभी भी आप लोग कुछ सामान देखते हो तो उस पे लिखा रहता है एमआरपी, है ना। एमआरपी क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उसको अधिकतम इतने ही रुपए में बेचा जा सकता है, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं बेचा जा सकता है। जैसे मान के चलो कोई 10 रुपये का सामान है, तो आपको वो 20 रुपये बोल रहा है, तो 20 रुपये में आपको नहीं लेना है, वो मैक्सिमम 10 ही रुपये में ही उस सामान को बेचा जा सकता है। इसी को बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। एक कस्टम ड्यूटी होता है, जो भी सामान इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताए थे, ये कोई देश हो गया, मान के चलो एक कोई कंट्री हो गया, इंडिया हो गया। अगर हम लोग दूसरे देश से, अमेरिका, चाइना, जापान से कुछ भी चीज़ दूसरे देश से मंगा रहे हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपोर्ट कराना बोलेंगे, आयात, हिंदी में इसी को बोलते हैं आयात। और हम हमारे देश से अगर किसी दूसरे देश को भेज रहे हैं, है ना, जैसे मान के चलो हमने अफ्रीका में कुछ सामान भेज दिया है और किसी दूसरे देश में, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना। तो इंपोर्ट करने पर कोई दूसरे देश का अगर सामान हमारे यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर उसको टैक्स देना पड़ता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी भी बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर नंबर 19 जो है कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 क्या है, क्या था हमारा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा इसको हिंदी में बोलते हैं। कि फूड का सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश दुनिया में जिनको जो है 2 टाइम का खाना अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे सरकार को या लोगों को लगा कि क्या है, खाने की सुरक्षा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कभी फ्लड आ गया, डिज़ास्टर आ गया, जैसे कोरोना आ गया था, तो इस समय भी में भी खाने की जो सिक्योरिटी है वो ज़रूरी है, कि हमको खाना जो है बचा के रखना है। तो इसीलिए आप लोगों को भी एक एडवाइस है कि क्या है, आप लोग जब भी खाना खाते हो
तो क्या होता है, आप लोग उतना ही खाना लीजिए थाली में जितना हम लोग खा सकते हैं, एक्स्ट्रा खाना नहीं लेना है। जैसे शादी पार्टी का भी सीजन है, तो ये भर के ऐसे क्या ले लेते हैं हम लोग, मंदिर बना के ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा खाते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो खाना को वेस्ट मत किया कीजिए, जितना खाना है आप लोग को उतना ही लीजिए। दूसरी बात, जो लड़कियां हैं, है ना, लड़कियां हैं, उनके बहुत सारे नखरे होते हैं कि आलू, गोभी, भिंडी और 4-5 सब्जी को छोड़कर उन लोग बहुत सारा सब्जी खाते नहीं है। तो बेटा अभी जब जब तक घर में है आप लोग, तब तक ये नखरे कर सकते हो, मम्मी बना बना के दे रही है। जिस दिन घर से बाहर जाओगे, बाहर पढ़ने जाओगे, तो उस दिन फिर जो है आपको सब तरीके के खाना खाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी मिल रहा है आपको खाने के लिए, उसको खाना सीखिए और फूड को वेस्ट मत करिए। क्योंकि हम हमारे पास तो सब अवेलेबल है, हम लोग क्या कर रहे हैं, खाने को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दुनिया भी ऐसे बहुत सारे पुअर लोग हैं बेटा, जो क्या होता है, जिनको खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है, और वो दो दो वक्त की जो रोटी है वो भी नहीं मिल पा रहा है, और जो गंदे जो पड़े हुए हैं, है ना, या कोई ला के दे रहा है बचा खुचा खाना, उसको खाकर अपनी जिंदगी बिता रहा है। तो चलिए ये सब देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 20 ये क्या है, सबसे पहले इसमें टॉपिक दिया गया है बंगाल फेमाइन। इसके बारे में आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 जो वाला जो चैप्टर है, इसमें ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए थे कि वो बंगाल फेमाइन क्या था। ये हमारे बंगाल में आया था, वेस्ट बंगाल में आया था। कब आया था, तो 1943 में आया था, है ना, 1943 में आया था। और आप लोग को ध्यान होगा तो 1939 से 1942 तक हमारा वर्ल्ड वॉर 2 चला था। तो इसी बीच में क्या हुआ था, अब इंडिया तो वर्ल्ड वॉर 2 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जो यूके है, जो ब्रिटेन है, जो फ्रांस है, इन लोग हमारे सोल्जर्स को ले गए थे अपने तरफ से लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में, जर्मनी के खिलाफ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स का रूल उसी समय इंडिया में चल रहा था। तो ब्रिटिशर जो है बंगाल से बहुत सारा जो खाने पीने का सामान है, जो फूड ग्रेन्स है, वो इंडिया से ले गए, किसके लिए, आर्मी को खिलाना है, ऐसे करके। तो हमारे इंडिया में फूड की कमी हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर उस समय फेमाइन मतलब क्या होता है, भूखमरी या अकाल में जो लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, उसको बोलते हैं फेमाइन। तो यहाँ पर क्या हुआ, और जो दुकानदार थे, जो शॉपकीपर्स थे, उन लोग क्या करने लग गए, फूड का जो कालाबाजारी करने लग गए, ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए, फूड को रोक रोक कर रखने लग गए, और उसका जो है सप्लाई कम कर दी। अब जब सप्लाई कम होता है तो मार्केट में रेट क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो अब गरीब लोग इसको कहाँ से अफोर्ड कर पाते। तो ऐसे क्या हो गया, ऐसे इसके कारण से 30 लाख लोग बंगाल में मारे गए थे। इसी को बोला जाता है बंगाल फेमाइन। अब तो बंगाल फेमाइन हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद देखते हैं, एक टर्म दिया गया है इनविजिबल हंगर। इनविजिबल क्या, हंगर मतलब तो आप लोग जान रहे हो क्या होता है, भूख होता है। अब इनविजिबल मतलब ऐसा भूख जो हमको नहीं दिखता है। तो ये सब क्या होता है कि कई लोग का देखे होंगे आप लोग, शरीर से उन लोग ठीक ठाक दिखते हैं, लेकिन उनके शरीर में वो न्यूट्रिशियस, वो पोषण पदार्थ नहीं होते हैं जो एक कॉमन मैन के अंदर होना चाहिए। तो इसी को क्या बोला जाता है, इनविजिबल हंगर बोला जाता है। कि जो शरीर शरीर से तो ठीक दिखते हैं, लेकिन इनके जो बॉडी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं है, और उनको क्या होता है, फूड की ज़रूरत है, या अच्छे खाने पीने की ज़रूरत होती है। दूसरा टर्म बताया था आप लोगों को, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, कुपोषण। कुपोषण मतलब क्या होता है, जो शरीर को जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, जैसे हम लोग बोल देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो सब नहीं मिल पाता है, लैक हो जाता है, उनकी कमी हो जाती है। तो वो शरीर क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये सब को देखते हुए कि लोगों को खाने की कमी हो रही है, स्कैरिटी हो रही है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, इनविजिबल हंगर हो रहा है, हमारे लिए क्या होना चाहिए, फूड की सिक्योरिटी जरूरी है। मतलब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में और न्यूट्रिशस फूड क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो अब ये फूड सिक्योरिटी, ये 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फूड सिक्योरिटी क्या होता है और क्यों जरूरी है, तो बता दिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास में माल न्यूट्रिशन और इनयूजुअल हंगर है, इस सब को रोकने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, अच्छे क्वांटिटी में और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होना चाहिए। अब फूड सिक्योरिटी हमारे पास कैसे अवेलेबल होगा, तो इसको 3A फार्मूला से हम लोग याद रख सकते हैं, मतलब 3A से याद रख सकते हैं। कैसे है, तो पहली बात तो फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा एक्सेस होना चाहिए, थर्ड क्या है, अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, मतलब हम लोग उसको अफोर्ड कर सकें। मतलब कि सबसे पहली बात, हम लोग को खाना कब मिलेगा, फूड से हमारे पास सिक्योर कब रहेगा, जब फूड अवेलेबल होगा। मतलब हम लोग फूड पर्याप्त मात्रा में क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे। अब किसी देश में मान के चलो उत्पादन ही नहीं हो रहा, तो वहाँ के लोगों को खाना मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा। तो फूड का प्रोडक्शन, उत्पादन होना बहुत जरूरी है। अब उत्पादन तो हो गया, लेकिन वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, लोग फूड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या होगा,
फूड का प्रोडक्शन होने के साथ साथ लोगों तक वो एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस मतलब लोगों का पहुंच होना चाहिए वहां तक, या खाना लोगों तक, वो जो फूड ग्रेन्स है वो लोगों तक पहुंच सके ऐसा करके। अब उसके बाद मान के चलो लोगों तक वो दुकान के माध्यम से, अलग किसी किसी माध्यम से पहुंच भी गया, तो अब लोग लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोग उसके अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो फूड कोई मतलब का है क्या, नहीं है। तो तो लोग उसको अफोर्ड कर सके इतना उसका क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, मतलब थोड़ा लो प्राइस होना चाहिए, ताकि वो गरीब लोग भी, पुअर पर्सन भी उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। तो फूड सिक्योरिटी के लिए क्या है, तीन चीज जरूरी है। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होना चाहिए, फूड अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि फूड तक हमारी एक्सेसिबिलिटी हो सके, एक्सेस हो सके। और थर्ड क्या है, अफोर्डेबिलिटी, यानी कि वो लो प्राइस में या एक मिनिमम प्राइस में लोगों तक क्या हो सके, अफोर्ड कर सके, ऐसा उसका प्राइस होना चाहिए। फिर इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, राइट टू फूड एक्ट लाया। मतलब जैसे हम लोग राइट टू एजुकेशन देखते हैं, वैसे ही क्या आया, खाना लोगों तक पहुंच सके, फूड सिक्योरिटी हो सके, इसके लिए सरकार ने क्या किया, राइट टू फूड एक्ट लाया। मतलब एक कानून लाया 2013 में, है ना, ताकि लोगों तक खाना अच्छे से पहुंचाया जा सके। अब इसी में आप लोगों को क्या बताया है, ये इसका काम किसको दिया गया है, एफसीआई, है ना। एफसीआई के बारे में आप लोग को बताए थे। एफसीआई क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप लोग देखते होंगे कि गांव में जैसे धान कटा, फसल कटाई हुआ, उसके बाद में क्या होता है, किसान जो है, फार्मर जो है, अपने चावल को, अनाज को, बोरे को भर के धान को क्या होता है, मंडी में ले जाके बेचते हैं। तो वहां पर खरीदता कौन है, तो यही एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये क्या करता है, इसको परचेस करता है। फिर बाद में जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से इसी चावल को, है ना, धान को वो चावल में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाता है, जो राशन की दुकान है उसके माध्यम से। तो ये क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो हमारे पास में फूड अवेलेबल होता है, वो क्या होता है, मेनली तीन फॉर्म में रहता है। एक तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या है हमारा, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स को बोलते हैं हम लोग खाद्यान्न, जिसको हम लोग खाते हैं, खाते इंटेक क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं खाने के रूप में, है ना। तो ये सब क्या होता है, अब जो खाद्यान्न है, फूड ग्रेन्स, ये भी टू टाइप के होते हैं। एक जो क्या होता है, फाइन ग्रेन्स, मतलब जिसके दाने जो क्या होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, राइस हो गया, वीट हो गया, तो ये किसमें आते हैं, फाइन ग्रेन्स। दूसरा क्या होता है, कोर्स ग्रेन, या जिसको हम लोग मिलेट बोलते हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटे अनाज। जैसे आप लोग सुने होंगे, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, ये सब। मक्का, मक्का मेज तो आप लोग सभी लोग जानते हो ना, ज्वार बाजरा नहीं जानते होंगे तो इसका जो बीज रहता है वो देखे हो ना, कैसा रहता है, मोटा रहता है, जो राइस या वीट से थोड़ा मोटा रहता है ना। तो इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, मोटे अनाज। तो ज्वार बाजरा रागी कोदो कुटकी, ये सब क्या होते हैं, मिलेट होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन मिलेट। फिर दूसरा होता है एडिबल ऑयल, है ना, जिसको हम लोग तिलहन बोलते हैं, जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया। तो इन सब से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तिलहन फसल या एडिबल ऑयल बोलते हैं। फिर थर्ड जो आता है वो क्या आता है हमारा, जिसको हम लोग फूड के रूप में इंटेक्ट करते हैं, वो है हमारा पल्स सीड, पल्सेस, दलहन। जैसे ग्राम हो गया, चना हो गया, चने का दाल बनाते हैं। मसूर हो गया, मसूर का दाल हो गया, अरहर हो गया, तुअर हो गया, अरहर जिसको बोलते हैं हम लोग, पी हो गया। ऐसा बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं हमारे पास, दलहन की फसल भी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सेस, जिस पल्सेस ग्रुप में यूज करते हैं। फिर अब सरकार जो है लोगों तक खाना पहुंचाना है, फूड को एक्सेस करने के लिए क्या किया है, कुछ कुछ योजनाएं चलाती हैं। जैसे सबसे पहला है इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसी को शॉर्ट फॉर्म में पीडीएस आप लोगों को बताया है। तो सरकार इसके लिए क्या करती है, गांव गांव में, हर गांव में क्या करती है, फेयर प्राइस शॉप खोलती है, जिसी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटा बोल देते हैं, या राशन शॉप बोलते हैं, है ना, कोटा या राशन शॉप। अब लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो बीपीएल कार्ड बनता है यहाँ पर, बीपीएल क्या होता है, ऐसे फैमिली जिनका इनकम बहुत कम होता है, इसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का फुल फॉर्म। ये जितने भी फुल फॉर्म है, ये आप लोग सबको ध्यान रखना है, इसमें से एक ना एक जो है फुल फॉर्म आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बीपीएल फैमिलीज के लिए कार्ड बनता है, जिसको बीपीएल कार्ड बोलते हैं। वैसे ही एपीएल फैमिलीज के लिए भी, अबो पॉवर्टी लाइन के लिए भी अलग कार्ड बनता है, जिसको थोड़ा ज़्यादा, बीपीएल फैमिलीज को बहुत कम प्राइस में, 1 रुपये 2 रुपये में चावल गेहूँ ये सब मिलता है ना, कम प्राइस में मिलता है, जितना दुकान में रहता है उससे बहुत कम प्राइस में यहाँ पर जो है वो खाद्यान्न मिलता है, फूड रेंज। फिर एफसीआई का फुल फॉर्म बताया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको जो है फूड यही सप्लाई करता है। अब दूसरा क्या बताए थे, अच्छा एक चीज़ बताना रह गया था, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये जो फूड एफसीआई बताए थे कि एफसीआई क्या करता है,
किसानों से, फार्मर से ये चावल को खरीदता है, धान को खरीदता है, तो वो क्या करता है, सरकार इसके बदले में उनको पैसा देती है। तो वो पैसा कितना देती है, तो वो यही एमएसपी देती है। एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि वो सरकार एक ऐसा मूल्य निर्धारण करती है कि जिसके नीचे वो क्या करेगी, उससे कम पैसा उससे कम पैसा नहीं देगी किसान को, है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अभी 2500 रुपये रेट चल रहा था धान का, उसको बोल दिया है कि अब जो है नया सरकार 3100 रुपये करेगी। तो कम से कम 3100 रुपये में 3100 रुपये तो किसान को प्रति क्विंटल चावल का मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उसके ज़्यादा दे सकती है लेकिन उससे कम में नहीं लेगी सरकार। ये है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बाद में क्या हो गया, तो लोगों को राशन फेयर प्राइस शॉप, इसी को बोलते हैं, राशन शॉप के द्वारा राशन कार्ड से लोगों को दिया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये हो गया, ताकि लोगों को कम रेट में और अच्छा खाना मिल सके। फिर उसके बाद है दूसरा जो है, सरकार एक और ये योजना चलाती है जिसको बोलते हैं आईसीडीएस। आईसीडीएस ये क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। मतलब जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, एकीकृत विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सब तरीके से उसको अच्छा प्रोटीन न्यूट्रिशन मिल सके। इसके लिए क्या किया सरकार ने, आंगनबाड़ी केंद्र खोला। आंगनबाड़ी में आप लोग देखे होंगे कि जो क्या होता है, सबसे पहले तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उनको वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन यहीं आंगनबाड़ी में जाके करवाते हैं, जो है ना, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो नवजात शिशु का जिनका जन्म हुआ है, तो वो सब आंगनबाड़ी के कांटेक्ट में रहते हैं। उनको जैसे ही नर्स वगैरह आते हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाता है, या पोलियो जो ड्रॉप्स है वो सब पिलाया जाता है। तो और फिर जो 2 साल 3 साल के जो बच्चे हैं, है ना, उनको क्या होता है, यहाँ पर ले जाया जाता है और ये सब खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। और उनको मेनली क्या है, फूड वगैरह दिया जाता है, दलिया वगैरह हो गया, एग हो गया, या पल्सेस हो गया, और भी बहुत सारे खाने पीने का चीज़ जिसमें न्यूट्रिशन रिच हो, ताकि लोगों को अच्छा, जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन ना हो सके, कुपोषित ना हो सके, और उनको अच्छा खाना मिल सके इसके लिए। तो ये आंगनबाड़ी के थ्रू होता है। थर्ड जो है वो क्या है हमारा, मिड डे मील, है ना। अब ये मिड डे मील ये कहाँ पर चलता है, इसको एमडीएम बोलते हैं, मध्याह्न भोजन योजना, इसी को हिंदी में बोलते हैं, है ना, मध्याह्न भोजन योजना। अब जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारे, गवर्नमेंट स्कूल में सरकार जो क्या करती है, जो प्राइमरी स्कूल है और जो मिडिल स्कूल है, यहाँ पर क्या करती है, क्लास 8 तक के बच्चों को, है ना, फर्स्ट से क्लास 8 तक के बच्चों को एक टाइम का जो भोजन है, एक टाइम का जो मील है, मील मतलब क्या होता है, भोजन होता है, दोपहर का भोजन, वो स्कूल में देती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मिड डे मील स्कीम, है ना। तो ये इतना चीज़ आप लोग देख लेंगे, तो चैप्टर नंबर 20 का रिवीजन यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या बताए थे, वैश्वीकरण, है ना। ग्लोब मतलब आप लोग जानते हो, ग्लोब मतलब क्या होता है, ऐसे आप लोग मॉडल देखे होंगे ना, अर्थ का जो मॉडल रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब। मतलब कि जो अर्थ है उसका मॉडल जो होता है। तो पूरा जो दुनिया है वो क्या है, आज के समय में पूरा दुनिया क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है वो कनेक्टेड है। इसी को क्या बोला गया है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन बोला गया है। तो ये आज के टाइम में क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आज से अगर हम लोग देखें 50 ईयर्स अगो या 100 ईयर्स अगो, 50 साल 100 साल पहले के समय में, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो लोग जो है, या जो एक दूसरे जो कंट्रीज हैं, वो आपस में उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हुआ करते थे। जैसे कि टीवी आ गया है, मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, ये जो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इन सब चीज़ों के कारण से क्या हो गया है, लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। वो कोई विदेश में बैठा है, फॉरेन में बैठा है, वीडियो कॉल हो जा रहा है, बात हो जा रहा है, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ हम लोग यूट्यूब में, सोशल मीडिया, गूगल में, ये सब चीज़ देख देख एक दूसरे को देख रहे हैं, या शेयर कर सक रहे हैं। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के कल्चर को हमने अडॉप्ट कर लिया है, अमेरिकन कल्चर को या इंडिया के कल्चर को विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। मंदिर मस्जिद में भगवान की पूजा हो रही है, भगवत गीता पढ़े जा रहे हैं, रामायण का पाठ हो रहा है। वैसे ही फूड कल्चर को देखते हैं हम लोग, तो हम लोग दुनिया भर का चीज़, पिज्ज़ा, मोमोज, है ना, चाइनीज़, ये सब चीज़ हम लोग इंडिया में खाते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा, तो ये सब क्या चीज़ है कि पूरा जो दुनिया है वो आपस में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन अब ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें जो कुछ कुछ फुल फॉर्म्स हैं या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको बता देते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान रख लेंगे, है ना। इसको इस चैप्टर से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो जैसे एक टर्म दिया गया है बीपीओ। बीपीओ क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। अब ये होता क्या है, ये चीज़ समझेंगे इस चैप्टर में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बीपीओ क्या होता है। जैसे मान के चलिए, देखिए अमेरिका है, अमेरिका में बहुत सारे कंपनी है, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया,
है ना। अब इनके जो हेड ऑफिस हैं ये सब कहाँ के हैं, अमेरिका की कंपनी है, लेकिन ये अपने देश से निकल कर क्या होता है अपना मार्केट फैलाना चाहते हैं और ज़्यादा फायदा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। तो ये निकल निकल कर दूसरे देशों में भी क्या करते हैं, जाके अपना ऑफिस खोलते हैं या मार्केट खोलते हैं। तो ये जैसे मान के चलो इंडिया में आ गए, है ना, तो कौन आ गया, जैसे मान के चलो गूगल आ गया इंडिया में। तो इंडिया में आ गया, तो इंडिया में इसने क्या किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब अगर कोई कंपनी अपने ओरिजिनल देश से क्या हो जाए, निकल कर दूसरे के देश में, आउटसोर्सिंग, आउट मतलब बाहर की तरफ में सोर्स लगाए, है ना, सोर्स करे, तो इसी को किसके लिए, बिजनेस के पर्पज से, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो जो काम गूगल अमेरिका में कर रहा था वही काम अब आके क्या करने लग जाएगा, इंडिया में करने लग जाएगा, वैसे ही ब्रिटेन में करने लग गया, चाइना में करने लग गया। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और जो जो काम ये जितनी कंपनियां करती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। कंपनी छोटा होता है, उससे बड़ा अगर हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉर्पोरेट बोल देंगे, कॉर्पोरेशन बोल देंगे। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी जो हम लोग बोलते हैं वो एमएनसी, ये क्या है, यही है। ये जितनी भी कंपनियां हैं जो जिसके एक से ज़्यादा देशों में, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, और भी बहुत सारे कंट्रीज में जिनका क्या होता है, बिजनेस फैला रहता है, ऐसे कंपनीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएनसी बोलते हैं। इंडिया का एक जगह है बेंगलोर, जिसको आप लोग जानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, ये अमेरिका कैलिफोर्निया में है ना। अब ये किसके लिए फेमस है, तो जो आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, हम लोग जो देखते हैं गेमिंग, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया का, है ना। वैसे ही हमारे इंडिया में कौन फेमस है, बेंगलोर है। इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है, बेंगलोर को। जितने भी फॉरेन के जो ऑफिस हैं, हेड ऑफिस है, या हम लोग देखते हैं इंडिया के भी बहुत सारे जो कंपनियां हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बेंगलोर में है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब एक टर्म आता है जॉइंट वेंचर। क्या होता है जॉइंट वेंचर, क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए क्या होता है, कोई भी कंपनी जैसे दूसरे देश में क्या करती है, जाके अपना बिजनेस करना चाहती है, तो उसको क्या होता है, वहाँ की, जैसे मान के चलो कोई अमेरिका की कंपनी है, अब वो आना चाह रही है इंडिया, तो इंडिया के गवर्नमेंट से, इंडिया के सरकार से पहले उसको परमिशन लेना पड़ेगा, पास करना, है ना, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके उसको परमिशन मिलता है। ऐसे नहीं कि जो है मुंह उठा के चले आए ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या होता है, सरकार एक बार में उसको डायरेक्ट परमिशन नहीं देती कि आके आप सीधे जाके बिजनेस करो। पहले क्या चलाती है सरकार, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है, कोई फॉरेन का कंपनी आ रहा है, उसको इंडिया के कंपनी के साथ में उसको पहले बिजनेस करने को बोलते हैं, तब फिर जाके कुछ साल बाद में उसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तो जैसे कोई फॉरेन कंपनी आ गया और इंडिया की कंपनी है, जब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। जैसे अमेरिका की एक कंपनी है फोर्ड, है ना, और इंडिया की एक कंपनी है महिंद्रा, तो ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, कार बनाती हैं, है ना। वैसे ही मारुति और सुजुकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मारुति इंडिया की कंपनी है, और जो सुजुकी थी ये कहाँ की कंपनी थी, जापान की। पहले ये दोनों एक साथ बनाती थी, मारुति सुजुकी। अब ये दोनों अलग अलग हो गई है। हीरो होंडा, वैसे ही आप लोग सुने होंगे, हीरो इंडिया का है, होंडा जापान का है। तो अब पहले जब आए थे ये सब कंपनी इंडिया में मार्केटिंग करने के लिए, तब ये मर्ज कर दिया गया था, इसी को जॉइंट वेंचर बोला गया था। लेकिन अब ये इनकी गाड़ियाँ देखेंगे तो अलग अलग आते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। अब बहुत सारे जो है ना, आईटीसी है। आईटीसी मतलब क्या होता है या आईसीटी बोल सकते हैं इसको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। आईटी मतलब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जो कंप्यूटर्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग, इंटरनेट, ये सब यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। वैसे ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके जो टेक्नोलॉजी के आने के माध्यम से हम लोग देखते हैं जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी हमारा क्या हो गया है, फास्ट हो गया है। आजकल हम लोग मोबाइल से ही हर जगह जो है पैसे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, या पेमेंट हो जा रहा है, पैसे लेकर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, एटीएम का भी अब उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है हमको। तो इसके लिए दो फुल फॉर्म फिर आप लोगों को याद रखना है। एक क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस बोलते हैं इसको। रियल टाइम मतलब तुरंत, है ना, ग्रॉस सेटलमेंट जो भी पैसा है हमारा उसको तुरंत भेज देने का है, तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और दूसरा जो एक है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल मतलब हमारे देश में जो चलता है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, जो पैसा हमारे पास कैश में नहीं है, जो मोबाइल में है, उसको इलेक्ट्रॉनिक पैसा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड, फंड मतलब पैसा, ट्रांसफर। तो यही क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि मोबाइल के माध्यम से या सॉफ्ट सॉफ्ट
सॉफ्ट फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो अब इन सब को देखते हैं तो आप लोगों को इसका जो हिस्ट्री है वो आप लोगों को बताया है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये कैसे आया हमारे इंडिया में या हम लोग वर्ल्ड में देखते हैं। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले ब्रिटिशर्स का ये गुलाम हुआ करता था। तो हमने जब ब्रिटिशर्स गए तो हम लोगों ने क्या कर लिया, अपनी इकोनॉमी को, हमारे देश को क्या कर लिया, क्लोज्ड इकोनॉमी बना लिया। मतलब अब किसी भी देश को हम लोग आने, इंडिया में आने नहीं देना चाहते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि ऐसे तो हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, हमारा इकोनॉमी जो है फैल नहीं पाएगा, हम लोग जो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एलपीजी रिफॉर्म लगा, एक एलपीजी रिफॉर्म मतलब सुधार लाया अपने देश में। कब लाया, 1991 में। एलपीजी का फुल फॉर्म आप लोग को बताया थे, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये आप लोगों को बताया थे। एल मतलब क्या हो गया, लिबरलाइजेशन। पी मतलब क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन। और जी मतलब यही बताया थे, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब कि क्या हो गया, हमको उदार बनना पड़ेगा। जो भी फॉरेन कंपनीज आ रही है उसको डायरेक्टली मना नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए जो नियम कानून, जो पेपर परमिशन लेना पड़ता है उसको थोड़ा इजी बनाना पड़ेगा। पहले हमने इसको बहुत हार्ड कर दिया था कि बहुत कम कंपनियां ही इंडिया में आ पाए, ताकि इंडिया का बिजनेस चलता रहे और इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उनको फायदा पहुंचता रहे ऐसे करके। फिर उसके बाद हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब जो सरकारी जो कंपनी है उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया, क्योंकि प्राइवेट जो है वो ज़्यादा अच्छे से उसको टैकल करता है या सुधार के रखता है ऐसे करके। सरकारी में जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं या थोड़ा सा उतने इफिशिएंटली वर्क नहीं हो पाता है। इस सोच के कारण क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। फिर जो लास्ट जो आता है वो क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन। इसी को हमने क्या बोला, वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब ये इसके लिए फॉरेन ट्रेड आप लोगों को बताए हैं, है ना। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, जैसे कोई भी, जैसे हमारा इंडिया है, तो इस इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी देश में हर एक चीज उसके पास अवेलेबल नहीं होता। जैसे इंडिया में क्या है, राइस है, तो राइस ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो हमारे पास ये नहीं है। तो हम लोग को ये चीज दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो जो दूसरे देश से हम लोग सामान मंगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट करना, यानी कि आयात करना। और जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है या जिसको हम लोग दूसरे देश भेज सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना। तो जैसे हमारे पास राइस हो गया, चावल हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। तो ऐसे ही सब देश आपस से क्या कर रहे हैं, आपस में जापान हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, इटली हो गया, है ना, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। इसी को फॉरेन ट्रेड बोला गया है। और इसी से लोग क्या है, एक दूसरे के साथ में क्या है, कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 21 है, जो आपका लास्ट चैप्टर था एसएससी का, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसके साथ जो रिवीजन का जो आप लोगों का वीडियो था ये भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लेके आइएगा करके। तो आप लोगों के लिए अभी रिवीजन जो है उसको कंप्लीट कीजिए। हम जल्दी ही आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, ये भी लाएंगे एक दो वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लोग जो है इसको अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, जितने भी रिवीजन के वीडियोस है उनको देखिएगा। और आप लोग अपना जो नोट्स है नोट्स है उसको अच्छे से रेडी करके उसको रिवीजन करते रहिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।